हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। आई होप आप लोगों के जैव एग्जाम की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हमेशा की तरह मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए फाउंडेशन सीरीज लेकर आई हूँ आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट से रिलेटेड। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे वो यहाँ पर देखते हैं, और आने वाले एग्जाम में हमें क्या ट्रेंड देखने को क्वेश्चंस में मिल सकते हैं उसको भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जिन लोगों ने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहे। आप सभी को पता है कि मेरा ये फाउंडेशन सीरीज हर ऑल्टरनेट डे सुबह के 9 बजे आता है। जो लोग भी मेरे इस वीडियोस को एक्टिवली देखते हैं उन्हें सारी चीजें पता होगी कि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स लेकर आती हूँ ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशंस जो है आसानी से हो जाए। आज हमेशा की तरह मैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने आई हूँ, यानी कि आज मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाऊंगी। आज मैं यहाँ पर मॉड्यूल ए का एमसीक्यू लेकर आई हूँ। चैप्टर वाइज यहाँ पर हम एमसीक्यू करेंगे और हर एमसीक्यू को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी कि क्यों इसका आंसर ये हो सकता है और ये क्यों नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का भी यूज करेंगे और अच्छी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम अपने चैप्टर 1 के एमसीक्यू से सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। तो चलिए चैप्टर 1 का जो आप सभी को पता है, चैप्टर 1 का नाम क्या है? रिटेल बैंकिंग इंट्रोडक्शन। तो पहले हम इसके क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो जैव एग्जाम में आ रखा है, अक्टूबर 2023 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था, व्हाट टर्म इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब रिटेल बैंकिंग फोकस्ड ऑन अ नीश कस्टमर सेगमेंट पर्टिकुलरली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। और हमारे पास ऑप्शंस थे। ऑप्शन ए था कॉर्पोरेट बैंकिंग, ऑप्शन बी था प्राइवेट बैंकिंग, ऑप्शन सी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ऑप्शन डी इज द कॉमर्शियल बैंकिंग। तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, यानी कि कौन सा इसमें से डिस्क्राइब कर रहा है कि रिटेल बैंकिंग जो ज्यादातर फोकस कर रहा है नीश कस्टमर्स को और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को। तो मैंने आपको की टर्म्स के बारे में यहाँ पर बताया था। कौन कौन से की टर्म्स थे? पहला था हमारा मास रिटेल बैंकिंग और दूसरा था हमारा क्लास रिटेल बैंकिंग। और क्लास रिटेल बैंकिंग का अनदर नाम क्या होता है? प्राइवेट बैंकिंग भी इसको बोलते हैं। मास रिटेल बैंकिंग किस पे फोकस करते थे? इनका कस्टमर बेस जो होता था कैसा होता था? यहाँ पर इनका कस्टमर का बेस जो होता था लार्ज होता था, राइट। और यहाँ पर आप देखोगे क्लास रिटेल बैंकिंग किस कस्टमर्स को टारगेट करती थी? जो हमारे अफ्लुएंट कस्टमर्स होते थे, नीश कस्टमर्स जिसको आप कहते हो, एचएनआई कस्टमर्स, इनको ये टारगेट करते हैं। और यहाँ पर किस तरीके का प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं? कस्टमाइज, यहाँ पर आप देखोगे बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाता है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? प्राइवेट बैंकिंग। देख रहे हो किस तरीके से क्वेश्चंस को यहाँ पर ट्विस्ट किया गया है। यहाँ पर आपको क्लास रिटेल बैंकिंग ना लिख के प्राइवेट बैंकिंग लिख दिया है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता तो आप इस सवाल का जवाब बहुत ही इजीली दे पाते। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which among the following is not a characteristics of retail banking? जब भी आप एग्जाम देने जाते हो, मेक श्योर क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जल्दीबाजी में ना, या जब हम पैनिक होते हैं तो हम क्वेश्चंस को ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। यहाँ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है और हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पे टिक लगाकर आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है एंड देन हम अपने ऑप्शंस को पढ़ के जो करेक्ट आंसर होगा उसको यहाँ पर टिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका बैंकिंग फॉर स्मॉल बिजनेसेस, ऑप्शन बी है सेविंग अकाउंट एंड पर्सनल लोन्स, ऑप्शन सी है लार्ज कॉर्पोरेट बॉडीज प्रोवाइडेड लोन्स एंड ऑप्शन डी है आपका ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डिलीवरी मॉडल्स। तो अब इनमें से कौन सा है जो रिटेल बैंकिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिटेल बैंकिंग स्मॉल बिजनेसेस को प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देते हैं, विच इज करेक्ट। और रिटेल बैंकिंग कौन कौन से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देते हैं? जैसे सेविंग अकाउंट हो गया, पर्सनल लोन हो गया, करंट अकाउंट हो गया, एफडी हो गया। तो ये सारे क्या है?
तो ये भी हमारा ऑप्शंस जो है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वाला करेक्ट है। अब तीसरा देखोगे, यहाँ पर बात कर रहे हैं लार्ज कॉर्पोरेट बॉडीज प्रोवाइडेड लोन्स। तो क्या मैंने आपको कभी बताया है कि रिटेल बैंकिंग लार्ज कॉर्पोरेट्स को बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देती है? नहीं ना। तो यहाँ पर आप देखोगे कि रिटेल बैंकिंग इंडिविजुअल कस्टमर्स को ज्यादा टारगेट करती है या आपके स्मॉल बिजनेसेस को यहाँ पर टारगेट करती है और उनको यहाँ पर क्या करती है, बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो हमारे लिए जो ऑप्शन सी है वो गलत हो जाएगा, ये हमारे रिटेल बैंकिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डिलीवरी मॉडल, हाँ बिल्कुल, हम रिटेल बैंकिंग के जो भी अपने हमारे कस्टमर्स होते हैं उनको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में हम यहाँ पर उनको सर्व करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which among the following is not a constraint on retail marketing? अब यहाँ पे भी सेम है, कौन सा बाधा नहीं है। यहाँ पे बाधाएं के बारे में नहीं पूछी गई है, जो कांस्टेंट नहीं है उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है आपका पोटेंशियल फॉर आईटी कॉम्प्लिकेशंस, ऑप्शन बी है पॉसिबल एनपीएस, ऑप्शन सी है पॉसिबिलिटी ऑफ बैंक रन एंड ऑप्शन डी है आपका स्टेबल क्रेडिट साइकिल। तो आपको बताना है कि इनमें से कांस्टेंट कौन सा नहीं है। तो आईटी कॉम्प्लिकेशंस इज अ कांस्टेंट, अगर आपका जो टेक्नोलॉजी ज्यादा इनहेंस नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स यहाँ पर बेस होते हैं, तो काफी ज्यादा जो है यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती है। अब लार्ज कस्टमर बेस है तो यहाँ पर ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि हाँ यहाँ पर एनपीएस आपको देखने को मिले, तो ये भी एक कॉन्स्टेंट है। यहाँ पर बैंक रन की भी पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन क्या स्टेबल क्रेडिट साइकिल एक कांस्टेंट है, क्या ये वादा है? नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज है, इट्स अ एडवांटेजेस फॉर द रिटेल बैंकिंग। अब जितना ज्यादा अच्छे तरीके से आप कस्टमर्स को लेंड कर पाओगे, जितना ज्यादा डिपॉजिट आएगा, उतना ज्यादा आपके ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, उतना ज्यादा जो है आप रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, एडवांटेजेस हो जाता है, ये हमारा कंस्ट्रेंट में नहीं आता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Blockchain is a dash ledger technology that can help makes transactions secure. अब ब्लॉकचेन के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया है, इसकी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है। जिन लोगों ने भी नहीं देखा है आप लोग जाकर इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ब्लॉकचेन के बारे में पूछ रहा है, ऑप्शंस दे रखे हैं आपके कि ब्लॉकचेन सेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है या कंसोलिडेटेड है या डिसेंट्रलाइज्ड है या नन ऑफ द अबव। तो मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि जो हमारा ब्लॉकचेन होता है वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है, यानी कि यहाँ पर कोई सिंगल पर्सन इसको जो है हैंडल नहीं करते हैं, ये इसका जो एक्सेस होता है और ये शेयर किया जाता है अमॉन्ग मेनी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ब्लॉकचेन क्या होगा, यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी होगा। जो भी कंफ्यूजन हो रही है, हर एक कॉन्सेप्ट का मैंने आपको वीडियो बना के दिया है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स वीडियो हैं यहाँ पर। तो आप जाएं और हमारे फाउंडेशन सीरीज को सबसे पहले तो फॉलो करें ताकि आप एक एक चीज को वहां पर अच्छे से जाके समझ सको, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं चैप्टर 2 जो है हमारा रोल विद इन बैंक ऑपरेशंस। इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस कैन बी यूज्ड टू स्ट्रक्चर अ बैंक्स ऑपरेशन। अब आप देखेंगे कि ये में ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शंस है आपके पास, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच, डिपार्टमेंट अप्रोच और ऑल ऑफ द अबव। अब मैंने ना आपको ये चीज बहुत अच्छे से बताई थी कि रिटेल बैंकिंग जो होते हैं वो 3 तरीके का अप्रोचेस यूज करते हैं फॉर देयर बैंकिंग एक्टिविटी, यानी कि रिटेल बैंकिंग एक्टिविटी। और वो तीनों अप्रोचेस कौन कौन से हैं, यहाँ पर आपको नाम भी दे रखा है, यानी कि एसबीयू स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, इंटीग्रेटेड अप्रोच एंड डिपार्टमेंट अप्रोच। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तीनों के तीनों हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ यूनिफाइड बिजनेस मॉडल इन द इंटीग्रेटेड अप्रोच। अब क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर आपके पास एक यूनिफाइड बिजनेस मॉडल है? तो
तो ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से, जब मैं इंटीग्रेटेड अप्रोच कॉन्सेप्ट्स आपको बता रही थी तो ये चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी। अब बारी आती है क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं, पहला है कि इंक्रीज करता है ये रिस्क को, दूसरा हायर कॉस्ट, तीसरा रिड्यूस द प्रॉफिटेबिलिटी एंड चौथा है इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू स्केल। तो यहाँ पर अगर आप यूनिफाइड बिजनेस मॉडल अगर आपके बैंकिंग सिस्टम में है तो ये क्या करती है, ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करती है। तो हमारा ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और चैप्टर 3 देखते हैं। चैप्टर 3 में का नाम क्या है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स एंड डिस्टिंक्शंस बिटवीन रिटेल एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग। तो चलिए चैप्टर 3 के भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पर ये जून में आया हुआ, यानी कि ये रिसेंट आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स यूजेस अ हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। अब यहाँ पर हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, मैं जब आपको बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर समझा रही थी, जब मैं कॉन्सेप्ट बता रही थी, मैंने आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया था कि हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल क्या होता है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा बैंक जो है हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल यूज करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये मई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो when the vertically organized model provides functionality under retail banking, select the most appropriate answer among from the given options। और आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस दे रखा है, सेंट्रलाइज्ड कस्टमर डेटाबेस, दूसरा है एंड टू एंड सॉल्यूशंस, तीसरा है आपको स्कोप फॉर एनलार्जिंग द स्कोप फॉर क्रॉस, और उसके बाद है लास्ट में ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको मैंने बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर में ना ये वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल के बारे में बताया था कि यहाँ पर हम अपने कस्टमर्स के डेटा को सेंट्रलाइज्ड जो है यहाँ पर डेटाबेस होता है कस्टमर्स के डेटा के लिए। ठीक है, ये एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, और यहाँ पर हाई चांसेस होते हैं कि जो आपके कस्टमर्स होते हैं यहाँ पर आप उनको जो है क्रॉस सेल कर सको अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को भी लगता है कि उनको एक मेंटोरशिप की जरूरत है या उनको गाइडेंस की जरूरत है, तो हमने यहाँ पर क्रैश कोर्स यहाँ पर लॉन्च किया है। तो आप देख सकते हो ये क्रैश कोर्स आपको यहाँ पर सारी चीजें, यानी कि आपको लाइव क्लासेस यहाँ पर मिलेंगे, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको दिया जाएगा, और साथ के साथ यहाँ पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जिन लोगों को भी लगता है कि उनको ये कोर्स अवेल करना चाहिए, जल्दी से जाए और हमारे edutab.co.in पे जाकर इस हमारे क्रैश कोर्स को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप इस कोर्स को अवेल करोगे तो आपको एक डिस्काउंट कोड भी दिया जाएगा जो कि है JAB80, जहां पर आपको 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा जब ये कोर्स अवेल करोगे। हमारे ये टीचर्स हैं, ये हमारे मेंटोर हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएगी, PDF प्रोवाइड किया जाएगा, नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जिन लोगों को भी लगता है कि उनको ये क्रैश कोर्स खरीदना चाहिए, आप इसको अवेल कर सकते हो। लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इसको अवेल कर सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चैप्टर 4 के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन है जो कि अक्टूबर 2023 में आ रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, इफ अ कंपनी ए हैज 1 करोड़ इन सेल्स एंड अ कॉग्स ऑफ ₹60 लाख तो फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। अब मैंने आपको लेवल्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी पढ़ाया था, अब इससे उन्होंने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने के लिए जब हम सेल्स में से कॉग्स को माइनस कर देते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 करोड़ आपका सेल है, ठीक है, कॉग्स आपके 60 लाख है, तो अगर इन दोनों को माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 40 लाख आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि परसेंटेज के टर्म में आपका यहाँ पर आंसर है, तो आपको क्या करना है, इसका मतलब है यहाँ पर आपको मार्जिन निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन। तो प्रॉफिट मार्जिन आप कैसे निकालते हो, मैंने इसका भी फॉर्मूला बताया था। जो भी हमारे ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आते हैं उसको हम सेल से डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करने के बाद
उसको, क्योंकि ये परसेंटेज के टर्म में है, इनटू 100 कर दोगे, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 40% इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछा गया है। आप देख सकते हो कितना आसानी से आपने इसका करेक्ट आंसर निकाल भी लिया। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, इज द करेक्ट आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी अक्टूबर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसने पूछा था आपसे, व्हाट आर द ट्रेडिशनल मेजर्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फॉर अ बिजनेस। तो हमारे पास ऑप्शंस थे, रिटर्न ऑन सेल्स एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन एसेट्स and return on equity, gross profit margin and operating profit margin, earnings before interest and taxes यानी कि EBIT, and earnings before interest, tax, depreciations and amortization यानी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो ट्रेडिशनल मेजर्स होते हैं ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फॉर अ बिजनेस, वो होता है रिटर्न ऑन एसेट्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। इसके बारे में भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के साथ, और साथ के साथ मैंने इसमें आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कराए हैं। तो जिन लोगों ने भी नहीं देखे हैं उस वीडियो को, जाएं और हमारे फाउंडेशन सीरीज को जाके देखें, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, which accounting equation represent the relationship between assets, liability and bank capital यानी कि ऑनर्स इक्विटी। और इसके बारे में भी मैंने आपको अपने कॉन्सेप्ट जब मैं क्लासेस ले रही थी उसमें बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शंस आपके पास है, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज इनटू बैंक कैपिटल, एसेट्स माइनस लायबिलिटी is equals to bank capital, assets is equals to liability plus bank capital, और assets divided by liability is equals to bank capital। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है इसका आंसर। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कि जब भी हमारा एसेट्स जो होगा, एसेट्स अगर मुझे एसेट्स पता है तो एसेट्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, जो भी हमारे बैंक की लायबिलिटी होती है उसको ऐड कर देते हो अगर बैंक के कैपिटल से, तो यहाँ पर आपका क्या निकल के आ जाता है, एसेट्स निकल के आ जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रेटेजिक स्टेप्स विच कैन बी टेकन बाय अ बैंक टू इनहेंस प्रॉफिटेबिलिटी। तो कौन कौन से एक स्ट्रेटेजिक स्टेप्स हैं जो बैंक को लेने चाहिए अपनी ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी को इनहेंस करने के लिए। ऑप्शन है आपके पास, इंक्रीजिंग एनपीए, कॉस्ट मैनेजमेंट, बेटर कस्टमर रिलेशनशिप्स। तो कौन कौन से सही है, पहला या दूसरा सही है, या दूसरा या तीसरा सही है, या आपका पहला तीसरा सही है, या तीनों के तीनों यहाँ पर करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर, कॉस्ट मैनेजमेंट इज द करेक्ट आंसर एंड बेटर कस्टमर रिलेशनशिप। अगर आपको अपने बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को इनहेंस करना है तो आप यहाँ पर एनपीए डिक्रीज करोगे, ना कि इसको इंक्रीज करोगे। तो हमारे दो जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, ठीक है। तो ये हुआ आपके कुछ जो है यहाँ पर मैंने आपको एमसीक्यूज बताए हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे प्रिपरेशंस के दौरान, कि इस तरीके के आपके क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेकर आई थी आपके लिए। आई होप आप लोगों ने बहुत ज्यादा इंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी कोर्स रिलेटेड आपको चीजें जानकारी लेनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें यहाँ पर मेल भी कर सकते हैं, hello@edutab.co.in पे। हमारे आप पेड कोर्सेज को भी अवेल कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारा क्रैश कोर्स आ रहा है, और उस क्रैश कोर्स को आप लोग जो है अवेल कर सकते हो। काफी जो है अच्छी तरीके से वहां पर आपको कॉन्सेप्ट्स एंड नोट्स जो हैं प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो लोग भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलेंगे इसी तरीके से शॉर्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।